MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि में सबसे पहले आपको बताएंगे हम ट्रंप के गिरने की कहानी, बताएंगे कि कैसे वो अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। फिर हम आपको लिए चलेंगे मुंबई और वहां से पूछेंगे खबर दिखाकर ये सवाल कि गंगा जमुनी तहजीब में क्या ये जब तहजीब कायम रखने की बात आती है तो जिम्मेदारी किसी एक संप्रदाय या समुदाय की होती है। ये सवाल भी पूछेंगे और उसके बाद हम जीतू पटवारी से भी पूछेंगे कि शराब को महिलाओं से क्यों जोड़ा, क्या सम्मान सिर्फ दिखाने के लिए है, यह बयान आंकड़ा है कि अपमान है, यह भी पूछेंगे। और उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे एक शराबी SDM से जो कर रहा है सरकारी गाड़ी में बियर को लेकर चीयर। ये सारी खबरें होंगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपने ये सुना होगा कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है सबसे पहले उसी में वो गिरता है। और आपने ये भी सुना होगा कि दूसरों का बुरा सोचने वाला अक्सर अपने ही सपनों का कातिल बनता है। और आपने ये भी सुना होगा कि नफरत का बीज बोने वाला सुकून की फसल कभी नहीं काट सकता है। यह भी कि दूसरों को गिराने वाला खुद खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन यह नहीं सुना होगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। यह एक्सक्लूसिव बात ट्रंप और दुनिया और उसके इतिहास में एक ही राष्ट्रपति पर लागू होती है, जिन पर ये सारी कहावतें एक साथ लागू हो रही हैं। उनका नाम है, जिनकी मेरे बगल में तस्वीर है, डोनाल्ड ट्रंप। टैरिफ लगाकर ट्रंप सोचते थे कि भारत झुक जाएगा, पर भारत उठ खड़ा हुआ और उसने बाजार छीन लिया। मोदी सरकार ने छोटे व्यापारियों, किसानों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सीधी राहत दे दी है। टैक्स कट और नियमों की ढील देकर भारत ने ट्रंप की चोट को आत्मनिर्भरता में बदल दिया है। यह सिर्फ आर्थिक चाल नहीं है, यह दुनिया को संदेश है कि भारत अब दबता नहीं है, भारत अब डटता है। लेकिन सवाल बड़े हैं कि क्या ट्रंप का टैरिफ भारत को दबाने का प्रयास था? सवाल यह भी है कि मोदी की चाल ने अमेरिका को आर्थिक मात दे दी है। क्या आज भारत ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच आत्मनिर्भर बन गया है? क्या यह नया भारत इतना सक्षम है जो अब झुकता नहीं है बल्कि दुनिया को दिशा देता है? तो हम तो यही कहेंगे कि ट्रंप की दाल भारत में नहीं गलेगी, क्योंकि यहां अब आत्मनिर्भरता की रोटी पक रही है। %100% tariff when you trade with us. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That wouldn't. भारत चीन रूस की दोस्ती पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। चिढ़ हो रही है, टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहे हैं, तेल पर टैक्स, चीन को धमकी और भारत को घूरने की हिमाकत कर रहे हैं। लेकिन यह नया भारत है जो झुकता नहीं है, रुकता नहीं है, टूटता भी नहीं है, सिर्फ मुकाबला करता है। ये दो तस्वीरें ट्रंप को यह बताने के लिए काफी हैं कि ट्रंप का पतन शुरू हो चुका है। भारत की सड़कों से लेकर अमेरिका तक में ट्रंप का जमकर विरोध हो रहा है। लेकिन ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक्स्ट्रा 25% टैरिफ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक भारत पर आज रात से ही कुल 50% टैरिफ लगाया जाएगा और ट्रंप टैरिफ लगाकर शांति दूत बनना चाहते हैं। मैंने जिन 7 युद्धों को रोका उनमें से 4 इसलिए रुके क्योंकि मेरे पास टैरिफ और व्यापार थे और मैं कह सका अगर आप युद्ध करना चाहते हैं और सबको मारना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम आपके साथ व्यापार करने पर 100% टैरिफ लगाएंगे। वो सब हार गए। हम टैरिफ से खरबों डॉलर ले रहे हैं और टैरिफ के कारण युद्ध रोक रहे हैं। दूसरे देशों ने हमारे साथ ऐसा किया और अब हम दूसरे देशों के साथ ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप अब कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदोगे तो टैरिफ और बढ़ेगा, रूस से नजदीकी बढ़ाओगे तो दबाव और बढ़ेगा। आरोप लगा रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदता है और इन पैसों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध के लिए करता है।
जबकि सच तो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बता रहे हैं, जो पीएम को शांति में योगदान देने के लिए धन्यवाद दिया है उन्होंने। ट्रंप भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, रूस के तेल पर तनाव बनाना चाहते हैं, लेकिन जो सच है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले भी बता चुके हैं। हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वह चीन है। हम रूसी एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह यूरोपीय संघ है। हम 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक उछाल वाला देश नहीं हैं। मुझे लगता है कि कुछ देश हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं। संयोगवश हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और वह राशि बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने तो भारत के लिए अपने वहां के बाजार खोल दिए। संतुष्टि के लिए कोई भी समाधान निकालने में सक्षम है। हमारी साझेदारी का गहरा होना हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम कई वर्षों से प्रतिबंधों की समस्या देख रहे हैं, लेकिन हमारा व्यापार बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारा व्यापार 7 गुना बढ़ा है। अब ट्रंप की बोलती बंद हो गई, क्योंकि भारत झुकने की बजाय लगातार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने भारत से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। रूस भारत का पक्का दोस्त बन गया है। चीन भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं और इसलिए ट्रंप परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप अब चीन को भी धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम भारत के साथ नजदीक हुए तो मैं तुम्हारे व्यापार की चाबी घुमा दूंगा, 200% टैरिफ लगा दूंगा, अपना कार्ड खेल दूंगा, तो चीन बर्बाद हो जाएगा। मैं सुनिश्चित हूं कि आप जा सकते हैं, लेकिन हम चीन के साथ एक बहुत अच्छा संबंध बनाएंगे। ये हो रहा है, आप देख रहे हैं। उनके पास कुछ कार्ड हैं, हमारे पास अविश्वसनीय कार्ड हैं, लेकिन अगर मैं उन कार्डों को खेलूं तो वो चीन को नष्ट कर देगा, लेकिन मैं उन कार्डों को नहीं खेलूंगा। मतलब अमेरिका अब भारत की आत्मनिर्भरता से डर रहा है, क्योंकि ट्रंप को लग रहा है कि उनका सुपर पावर वाला खेल अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि भारत अब अमेरिका के आगे हाथ फैलाने वाला देश नहीं है, बल्कि सीना ठोक कर खड़ा होने वाला देश बन गया है। और ये बात पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर अलग अलग मौकों पर कह भी चुके हैं। सरकार का रुख साफ है कि अन्नदाता के हित, पशुपालकों के हित, भारतीयों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए अतिरिक्त टैरिफ झेलना पड़े तो पड़े। सरकार किसानों, पशुपालकों और उद्यमियों का अहित नहीं होने देगी। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप को यह बात समझनी होगी कि भारत अब नेहरू का भारत नहीं है, अब भारत मोदी का भारत है। ये 2025 का भारत है और इस भारत को न ट्रंप की धमकी डराती है, न ड्रैगन की चालाकी। भारत अब अमेरिका की कठपुतली नहीं है, बल्कि एशिया का सिरमौर बन चुका है। हम दोस्ती भी करते हैं और जवाब भी देना जानते हैं। न हम ट्रंप से डरते हैं, न ड्रैगन से। हम सिर्फ तिरंगे के नीचे झुकते हैं, और वो भी सम्मान से। तो ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को टैरिफ वाले स्तर पर दबाया जा सके, ताकि वो अपना दुष्प्रचार कर सके। और ये कई मंचों पर वो कर भी चुके हैं। उनका फैसला भी यही दिखाता है। वो चाहते हैं कि भारत उनकी शर्तों पर काम करे, जबकि भारत के पास अपनी पूरी क्षमता है, अपना पूरा बाजार है, तो भारत उनकी शर्तों पर क्यों जाएगा। और अब मैं आपको जो खबर बताने वाला हूं, ये ट्रंप के फजीहत की। एक और खबर जानिए, ये ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की। ट्रंप के टैरिफ पर जर्मन अखबार ने दावा किया है। ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी को फोन किया है। FAZ ये जर्मन अखबार है जिसने ये दावा किया है। पीएम मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की है। 4 बार फोन किया, पीएम ने बात ही नहीं किया। टैरिफ विवाद के बीच में ट्रंप ने फोन किया था। ये देखिए, उस अखबार की कटिंग भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि 4 बार फोन किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन पीएम मोदी ने वो उनसे बात नहीं की है। तो ये बताता है कि ट्रंप कैसे घबराए हुए हैं, कैसे व्याकुल हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जैसे खबरें मैं आपको कुछ दिनों से बता रहा हूं, वो यही साबित कर रही हैं कि आज भी बेटी जब विदा होती है तो सवाल उठता है कि क्या उसका रिश्ता उसके संस्कारों से तय होगा
या फिर उसके बाप की जेब से तय होगा। याद रखिए कि जिस समाज में दहेज की कीमत हो वहां बेटियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। बड़े और समझदार बुजुर्ग ये कह गए हैं कि दहेज के सिक्कों में जो रिश्ते तोले जाते हैं वो अक्सर अरमानों की चिता में जल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि लोग क्यों नहीं ये समझ पाते हैं, क्यों दहेज को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्यों? क्या दहेज लेने वाला, दहेज देने वाला और दहेज दिलवाने वाला, इन लोगों को यह नहीं पता कि दहेज का लोभी दामाद अपनी इंसानियत बेचता है? और जब उनसे इंसानियत ही बेच दी है तो क्या बचा? जब उसूल ही खत्म हो गए तो क्या बचा? सब स्वाहा हो गया। उसके बाद वो रोज जलाएगा आपकी हमारी बेटी बहनों को। याद रखिए कि वो तभी अपराधी बन गया है जब उसने दहेज मांगा है। दुख इस बात का है कि जब बेटी की विदाई होती है तो उसके आशीर्वाद की जगह सामान गिना जाता है, और जो लड़की के घर वालों की दौलत गिनता है वो कभी आपकी इज्जत नहीं कमा सकता है। दहेज का भूखा दामाद आपकी बेटी खा गया तो क्या बड़ी बात है? याद रखिए कि जहां बेटियां बिकती हो दहेज के नाम पर, वहां इंसानियत रोती है हर शाम शमशान। ये दहेज की बलि चढ़ती 3 तस्वीरें, 3 दिन और 3 सबसे खौफनाक तस्वीरें। नोएडा, जोधपुर और मध्य प्रदेश का खरगोन। हद हो गई, इंसानियत खत्म हो गई है। दहेज लोभियों ने जिंदगी को नीलाम कर दिया है और घर की लक्ष्मी को बाजार का शोरूम बना दिया है। 2 मर गई और तीसरी अत्याचार की निशानी दिखा रही है। ये 3 तस्वीरें धुंधली जरूर है क्योंकि इन तस्वीरों को हम आपको दिखा नहीं सकते। ये एक बहू जिंदा जल चुकी है और वो भी अपने 4 साल के मासूम बच्चे के साथ। एक और बहू और मासूम जिंदा जल गया। दहेज की भेंट चढ़ गए और वजह, पति को दहेज चाहिए, रुपया चाहिए, कार चाहिए, सोना चाहिए, और नहीं दिया तो 3rd डिग्री टॉर्चर सहना पड़ेगा। और फिर पत्नी को इतना टॉर्चर किया कि उसने 3 साल की मासूम के साथ जान दे दी। दरअसल जोधपुर के डांगियावास थाना क्षेत्र के सरनाडा गांव की एक स्कूल लेक्चरर संजू बिश्नोई ने अपनी 3 साल की मासूम बेटी यशस्वी के साथ आग लगाकर जान दे दी। ड्यूटी से लौटने के बाद संजू ने घर में डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर पेट्रोल डाल लिया और बेटी को गोद में लेकर उसके ऊपर बैठ गई। इसके बाद खुद और अपनी मासूम बेटी पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा लिया। कुछ ही देर में दोनों आग की लपटों में घिर गए। उस समय पति और ससुराल वाले घर में मौजूद नहीं थे। फर्श पर गिरने के बाद मासूम यशस्वी की जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद संजू को महात्मा गांधी अस्पताल के एक यूनिट में गंभीर हालात में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लाशें जमीन पर पड़ी थी। घर का हर कोना उस जलती औरत की चीखें सुन रहा था और कुर्सी दहेज के अत्याचार की गवाही दे रही थी। घर की 4 दीवारियों के पीछे शादी का मतलब व्यापार बन चुका है, जहां दूल्हा बिकता है और दहेज की डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती है। और जब दहेज नहीं मिलता तो पत्नी को इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो जान दे दे। एक ज्योग्राफी लेक्चरर ने अपनी बच्ची के साथ सुसाइड कर लिया था। इसमें मेनली प्राइमा फेसी जो उसके परिवारजनों की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है कि उनमें ये कहा गया है कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, ससुराल के जो लोग थे, वो उसको दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित करते थे। वो उसी दहेज प्रताड़ना के कारण उसने सुसाइड किया है। वो सुसाइड नोट में बरामद हुआ है और उसके जो तथ्य हैं उसमें लिखे गए हैं, उसके बारे में लिंक किया जा रहा है, उसके संबंध में एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, शरीर पर जो दाग दिख रहे हैं ये किसी बीमारी से नहीं है, ये पति के द्वारा दी गई यातनाओं की निशानी है। ये गवाही है दहेज लोभियों के अत्याचार की। पति जिसने साथ निभाने की कसम खाई, 7 फेरे लिए, वही अब उसको गर्म चिमटे से जला रहा है, पूरे शरीर को चाकू गर्म करके दाग रहा है। दरअसल खरगोन के मेन गांव थाना क्षेत्र के अवरकच्छ गांव की रहने वाली नवविवाहिता के साथ
पति ने हैवानियत की हद पार कर दी। पति ने गैस के चूल्हे पर चाकू को गर्म कर पूरे शरीर में जगह जगह दागा। यही नहीं, गर्म चाकू से दागने के बाद भी जमकर मारपीट की। दहेज के लिए शराब के नशे में बेरहमी से मारपीट भी की। ऐसे में मेरे को पहले तो मारा, पेट में लात से मारा, फिर घसीट के किचन में ले गए और फिर दरवाजे बंद कर दिए, मेरे पैर भी बांध दिए, हाथ भी बांध दिए और चाकू गरम कर लिया। और उनके पास पता नहीं वैसे गन जैसा कुछ था, कट्टा पता नहीं क्या था, वो मेरे सिर पे रखा और मेरे पूरे शरीर में चटके लगाए। तू मेरे को पसंद नहीं है, तेरे को मना कर दिया था आने के लिए, क्यों आई तू? बेटे के साथ मारपीट की घटना हुई सर। ये आज सुबह हमको पता लगा तो छोटा बच्चा वहाँ अंजल लेने गया। पसंद नहीं है, दहेज चाहिए। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहिए हमको। ये कोई पहली घटना नहीं है और अफसोस ये कि शायद आखिरी भी नहीं है, क्योंकि समाज अभी भी सो रहा है। क्योंकि वो लड़कियां जो दहेज नहीं ला सकी, उन्हें आज भी जिंदा जलाया जा रहा है, गर्म चाकू से दागा जा रहा है। लेकिन कब तक? कब तक बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? कब तक कड़ा कानून सिर्फ कागजों में दिखेगा? कब तक माँ बाप बेटियों को विदा करते वक्त डरेंगे? और कब तक ये दहेज के दरिंदे कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे? एक और चिता जल गई और एक बहू दहेज के हवन में स्वाहा हो गई। एक और परिवार उजड़ गया और एक बार फिर दहेज ने बेटी को निगल लिया। इतिहास गवाह है, जब बेटियों को जला दिया जाता है तो एक सिर्फ औरत नहीं मरती है, पूरा समाज जलता है। हर माँ डर जाती है, हर पिता कांप उठता है और हर बेटी की आंख में डर बस जाता है। अगली खबर बताने से पहले कुछ सवाल हैं जिन पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। क्या नेताओं के लिए महिलाएं सिर्फ राजनीति का मुद्दा है? क्या महिलाओं की मेहनत, संघर्ष और काबिलियत कभी इनकी जुबान पर नहीं आती है? क्या महिलाओं के सम्मान की जगह सिर्फ सस्ती बयानबाजी करनी रह गई है? अब मध्य प्रदेश की महिलाओं को लेकर जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है कि सबसे ज्यादा शराब पीती है मध्य प्रदेश की महिला, उस पर बवाल खड़ा हो गया कि क्या आंकड़ों की बात थी ये या आधी आबादी के अपमान की बात थी ये? महिलाओं को शराब से जोड़ना ये आंकड़ा है कि उनका तिरस्कार है। मैं ये नहीं कहता कि महिलाएं शराब नहीं पीती, पीती हैं, बिल्कुल पीती हैं। हालांकि उन्हें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों के लिए शराब उतनी एक बराबरी हानिकारक है। लेकिन जब ये नेता कह रहे हो तो मामला बदल जाता है, और किसी राज्य विशेष की महिलाओं को कहा गया हो फिर और बवाल हो जाता है। हम तो ऐसी मानसिकता से लोगों से यही कहेंगे कि महिलाओं को आंकड़ों में मत तोलो भाई, उनके योगदान को पहचानो। और जो महिलाओं को शराब से जोड़ रहे हैं वो असल में अपनी सोच का नशा दिखा रहे हैं। जिस प्रदेश की बेटियां ओलंपिक तक पहुंच रही हैं, उन्हें शराब से जोड़ना न सिर्फ गलत है बल्कि शर्मनाक भी है। नेताओं को याद रखना चाहिए कि बयान मत बनाइए, महिलाओं का सम्मान बनाइए। महिला का सम्मान जहां ठुकराया जाता है वहां विकास का रास्ता भी थम जाता है। देश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। देश की बेटियों का अपमान किया जा रहा है और अपमान करने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं। मतलब जिस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी खुद को लड़की हूं, लड़ सकती हूं की मिसाल बताती हैं, उसी पार्टी के नेता महिलाओं पर शराब पीने का बेहुदा बयान दे रहे हैं। तो पहले वो सुन लीजिए। महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। जीतू पटवारी ने न सिर्फ महिलाओं का अपमान किया है बल्कि अपनी ही पार्टी के महिला एजेंडा पर सवाल उठा दिया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लेकर सड़कों पर उतरने वाली प्रियंका गांधी अब कहां है? लड़कियों के नाम पर राजनीति करने वाली राहुल गांधी की बहन क्या सुन रही हैं? क्या यही कांग्रेस का महिला सशक्तिकरण है?
क्या यही महिला अधिकारों का ढोल पीटने वाली पार्टी की असली सोच है? और बीजेपी भी यही सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई, और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। आश्चर्य होता है कि इस तरह से महिलाओं का अपमान, क्या यही कांग्रेस की संस्कृति है? मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बहन बेटियों को इस तरह से बदनाम करना ये बहुत आपत्तिजनक है। और अब प्रियंका गांधी कहाँ चली गई जो ये कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस को देश की लड़कियां याद आती हैं, लेकिन जब उसके नेता महिलाओं को बदनाम करते हैं तब पार्टी चुप्पी साध लेती है। महिला सशक्तिकरण का भाषण देने वाली प्रियंका गांधी ने भी मौन धारण कर लिया है। ये महिलाओं के सम्मान का विषय है। महिलाओं को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी समर्थन देती है, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे और भी योजनाएं हो, उससे वो पढ़ाई लिखाई करके सशक्त बनती है। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करती है। मध्य प्रदेश की 4 करोड़ बेटियों का खुले तौर पर उनको नशेची कहना और शराब के नशे में डूबी हुई कहना, ये कांग्रेस की और जीतू पटवारी जी की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। मध्य प्रदेश की बेटियों को अपमानित मत करो। ये वही सोच है जो 21वीं सदी की नारी को अपने घरों में कैद कर देखना चाहती है। ये वही मानसिकता है जो महिला नेतृत्व से डरती है। आज जीतू पटवारी के बयान ने दिखा दिया कि कांग्रेस का असली एजेंडा क्या है। बेटियों को बदनाम करना, बेटियों को दोषी ठहराना, बेटियों की आजादी पर उंगली उठाना। महिलाओं पर कांग्रेस की टिप्पणी से बीजेपी आक्रोशित है। बीजेपी नेताओं ने जीतू पटवारी से माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से ही महिला विरोधी रही है। इन्होंने पहले भी महिलाओं के बारे में जिस तरह से टिप्पणी की, मुझे खुद मंडी में कहा गया था कि ये मंडी की क्या नाम, मतलब क्या भाव चल रहे हैं मंडी की बेटियों के, तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस ने फिर से महिलाओं का जो है अपमान किया है। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है और ये कोई पहली बार नहीं है। बार बार इसी पार्टी के नेता महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं और पार्टी बचाओ में चुप्पी साध लेती है। देश की बेटियां अब जान चुकी हैं कि कौन उनका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मन से नारे लगाता है। और वही सवाल हो रहे हैं कि क्या महिलाओं की आजादी शराब से जोड़ी जाएगी? क्या महिलाओं का निकलना कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं है? क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या कांग्रेस अपने नेता को बाहर का रास्ता दिखाएगी? महिलाएं जब हर क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रही हैं, जल, थल और नभ तीनों सेनाओं में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन जीतू पटवारी की घटिया मानसिकता उन पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी ने विवाद बढ़ा दिया है और अब ये कांग्रेस की चुप्पी टूटने के बाद ही शांत होगा। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ये बताता हूं कि आजकल देश में कई जगहों पर अफसरशाही का नशा इतना चढ़ा है कि अब शराब और प्रशासन दोनों एक ही बोतल में घुल चुके हैं। अफसर का काम जनता की प्यास बुझाना है, लेकिन इन्हें अपनी प्यास बुझाने से फुर्सत नहीं मिलती है। जनता खून पसीना बहाकर टैक्स देती है और अफसर उसी टैक्स की गाड़ी में बियर गटक रहे हैं। मैनपुरी में यह हुआ है। मैनपुरी से एक आई तस्वीर। एसडीओ साहब हैं, बड़े अधिकारी हैं, शायद इसलिए इनकी प्यास भी बहुत बड़ी है, इसलिए सरकारी गाड़ी को इन्होंने बार टेबल बना दिया। बताइए, सरकारी गाड़ी में बैठकर शराब पीना यह लत है कि सत्ता का नशा है? जनता के टैक्स से चलने वाली गाड़ी क्या अफसरों की शराबखोरी का अड्डा है? अगर कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ेंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी? वैसे भी ये साहब बिजली विभाग के एसडीओ है। सोचिए, वैसे ही बिजली पर हमेशा घमासान मचा रहता है। एक आंकड़ा बताता हूं आपको। बिजली के करंट से मौत पर एनसीआरबी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि करंट से औसतन हर दिन 34 लोगों की मौत हो जाती है इस देश में। 10 सालों में करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई है। हर साल करीब 11,000 लोग जान गंवाते हैं। 2021 में आंकड़ा बढ़कर 12,500 तक पहुंच गया था। ये हालात हैं। तारों का जाल बिछा है, पोल यहां वहां गड़े पड़े हैं, हालात खराब है और एसडीओ साहब बियर से नहा रहे हैं। ऐसे अफसर होने लगे तो एसडीओ का मतलब सब डिविजनल ऑफिसर नहीं, शराब ड्रिंकिंग ऑफिसर करना होगा।
हमारे देश की दुर्दशा का अगर कोई असल जिम्मेदार है तो वो है इस देश की अफसरशाही, जिन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। जब कोई छात्र अफसर बनने की तैयारी कर रहा होता है तो उसका सपना देश बदलने का होता है, लेकिन जब वो अफसर बन जाता है तो वो सबसे पहले खुद को भ्रष्टाचार और हीला हवाली के दलदल के अनुकूल ढालता है, नियम कानून को अपने जूतों की नोक पर रखता है। ऐसा लगता है मानो वो अफसर नहीं भगवान बन गया हो। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो ये तस्वीरें देख लीजिए। सरकारी गाड़ी में बियर की केन पकड़कर शेखी बघारते ये अफसर बिजली विभाग के एसडीओ सुखबीर सिंह हैं। मैनपुरी के करहल में इनकी तैनाती है, लेकिन भौकाल देखिए, ड्यूटी के दौरान सरकारी कार में मैखाना बना दिया है। एसडीओ साहब खुद को खुदा समझकर 2-2 घूंट बियर ऐसे गटक रहे हैं जैसे अमृत का रसपान कर रहे हो। आपके अंदर जिज्ञासा इस बात की हो सकती है कि जब एसडीओ ने पी ली है तो क्या उनकी जुबान लड़खड़ा रही है? तो मैं आपको बता दूं कि एसडीओ साहब की जुबान में थिरक रहे शब्दों को अगर मैंने आपको सुना दिया तो आप अपना टीवी म्यूट कर लेंगे। एसडीओ साहब के साथ कार में बैठे उनके चमचे भी जबरदस्त चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई इनसे पूछने वाला है कि ड्यूटी पर शराब पीने का अधिकार किसने दिया? क्या कोई इन्हें इनकी जिम्मेदारी याद दिलाने की हिम्मत रखता है? जरा सोचिए, ऐसे अधिकारी नशे में धुत जब अपने दफ्तर में बैठते होंगे तो वो अपने स्टाफ और फरियादियों से कैसे बात करते होंगे? अगर कोई फरियादी अपनी शिकायत लेकर इनके पास आता है तो ये कैसे उस शिकायत का निदान करते होंगे? यूपी में ज्यादातर जगहों पर बिजली के पोल खराब है, लोगों के घरों के ऊपर से तारों का जाल लटक रहा है। अगर आप बिजली विभाग के अफसरों के पास इसकी शिकायत करने जाएंगे तो वो आपकी बात का लोड नहीं लेंगे। बिजली विभाग के अधिकारी आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे ये कोई समस्या है ही नहीं। हमारे देश के लोग भी ऐसी समस्याओं के साथ जीने के आदी हो गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी समस्या का निदान क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसे शराबी अफसर बिजली विभाग के ज्यादातर दफ्तरों में बैठे हैं जो मनमानी तरीके से काम करते हैं। मूड आया तो काम किया, वरना बैठे बैठे शिफ्ट पूरी की और निकल गए। एक बार फिर देख लीजिए ऐसे शराबी अफसरों का चेहरा। मैनपुरी के करहल में बिजली विभाग में तैनात एसडीओ सुखबीर सिंह, जिनके नाम में सुख और बीर दोनों हैं, वो अपनी नौकरी का पूरा सुख बियर के साथ ले रहे हैं। अगर आप में से किसी ने भी इनके सुख को छेड़ने की कोशिश की तो इनके अंदर बीर जाग जाएगा। इसलिए ऐसे अफसरों से कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ऐसे अफसर ही इस राष्ट्र के लिए असली खतरा है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कहते हैं कि धर्म इंसान को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। इसलिए आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, कोई नहीं कर सकता है, ना हिंदू के साथ ना मुसलमान के साथ। ना हिंदू के साथ कोई मुसलमान करे, ना मुसलमान के साथ कोई हिंदू करे। यही सीखा है हम और आने वाली पीढ़ियों को भी यही सिखाएंगे। लेकिन तब क्या हो जब गंगा जमुनी तहजीब में सिर्फ गंगा बहती रहे और यमुना सूख जाए? ये ठीक नहीं है ना। सद्भाव की जिम्मेदारी आप सिर्फ हिंदू कंधों पर नहीं डाल सकते हैं या सिर्फ मुस्लिम कंधों पर नहीं डाल सकते हैं। अगर सद्भावना की धारा बहानी है तो दोनों तरफ धार बहनी चाहिए। सद्भावना एक तरफा समझौता नहीं है, सद्भावना दो तरफा भरोसा है। आप सोचिए मीरा रोड में, मुंबई का मीरा रोड, अगर कोई इलाका मुस्लिम बाहुल्य हो तो उसमें क्या मंदिर तोड़ना अपराध माना जाएगा कि नहीं? लेकिन वहां पर जो बिल्डर है वो नया आ गया है, लोग वहां पर जो मुस्लिम है वो बस गए हैं तो मंदिर तोड़ दिया। ये कहां का सद्भाव है और ये कैसी रवायत है? हालांकि ऐसी कई खबरें हैं जिनमें यह बताया गया है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हिंदू परिवारों का रहना दूभर हो रहा है। तो क्या यह गलत है कि नहीं? जब आप राहत इंदौरी के विवादित शेर को कहते हैं और पढ़ते हैं कि सबका खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो यह भी याद रखिए कि इसका मतलब किसी का नहीं है। यह देश लोकतांत्रिक है, यह देश लोकतांत्रिक नियमों से चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून और कायदे की बात होगी। और यह कहां तक जायज ठहराया जा सकता है जब आप बात करते हो बराबरी की। जब बात हो बराबरी की तो सद्भाव और जिम्मेदारी भी उसी बराबरी से बटनी चाहिए।
मीरा रोड से जो तस्वीरें आई उसने हर आस्था को झकझोर कर रख दिया। एक मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल सिर्फ मंदिर का नहीं है, सवाल है हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी आस्था पर चोट का, कि आखिर क्यों हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और वो भी धर्म विशेष के लोगों के द्वारा। मुंबई सटे मीरा रोड में शिव मंदिर में मूर्तियां खंडित होने के बाद हिंदू समाज के लोगों ने मूर्तियों को प्रतिष्ठा किया है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मूर्तियों को फिर से स्थापित किया जा रहा है विधि विधान द्वारा। पंडित जी आए हुए हैं, यहाँ पे विधि विधान द्वारा फिर से मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है। दरअसल मीरा रोड एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। नया नगर में एक बिल्डिंग को बिल्डर तोड़कर फिर से बना रहा था, और पहले जिस बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई थी उसने मंदिर का निर्माण भी कराया था। उस समय बिल्डिंग में ज्यादा लोग हिंदू थे, लेकिन मुस्लिम इलाका होने की वजह से ज्यादातर हिंदू घर बेचकर चले गए। अभी ज्यादातर बिल्डिंग के सदस्य मुस्लिम हैं, और इलाका मुस्लिम होने की वजह से बिल्डर ने शिव मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि बिल्डिंग के मुस्लिम सदस्य और ये इलाका भी मुस्लिम बाहुल्य वाला हो गया है। 24 अगस्त को हिंदू संगठन के लोग इसका विरोध करने लगे और मंदिर के आसपास साफ सफाई की। लोगों ने देखा तो मंदिर के अंदर मूर्तियां तोड़ी हुई थी। फिर क्या था, मच गया बवाल। तो ये जो किया है कृत्य बहुत ही घिनौना कृत्य है, और इसका फिर परिणाम जो है ना उसके लिए तैयार रहिएगा। तो यही मांग करेंगे कि इसको सही तरीके से फिर से मंदिर बनाया जाए और सभी लोगों के लिए इसे वापस से खोला जाए, और जो भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये समस्या शुरू से थी, क्योंकि जब कोई क्षेत्र में मुस्लिम आके रहना चालू कर देता है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं ले रहा हूँ, तो हमारे जो सामान्य लोग जो अपने काम से काम रखने वाले लोग परेशान होके जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो ये स्थिति वैसी ही कि यहाँ सब लोग छोड़ के चले गए। ये हिंदू बहुल्य इलाका था। हिंदू समुदाय ने बिल्डर और बिल्डिंग के केयरटेकर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मीरा रोड पुलिस जांच कर रही। इधर हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए, फिर से देवी देवताओं की मूर्तियां विधि विधान के साथ स्थापित की, और हिंदू समाज ने आरती का आयोजन भी किया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। लेकिन सवाल यह है कि आस्था के साथ खिलवाड़ कब तक, और गंगा जमुनी तहजीब के लिए सिर्फ एक ही समुदाय पर जिम्मेदारी होनी चाहिए क्या, या फिर ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए? थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम वाली परंपरा होनी चाहिए। किसी का सम्मान शर्त पे ना हो, या किसी को इस शर्त पर आगे ना बढ़ाया जाए कि वो किसी धर्म विशेष से आता है। कोई हिंदू सिर्फ इसलिए अपना घर बेचकर ना चला जाए कि उस इलाके में सिर्फ मुसलमान रहते हैं, और मुंबई की यह खबर यही गवाही दे रही है। एक ऐसी ही खबर आई वाराणसी से, काशी से, जहां एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर की दिव्यता है और दूसरी तरफ ज्ञानवापी विवाद अदालत में है। अब काशी में दुर्गा कुंड का इमामबाड़ा भी नई लड़ाई का मैदान बन गया है। काशी में एक बार फिर से आस्था और अतिक्रमण की जंग छिड़ गई है। दुर्गा कुंड इलाके में जो इमामबाड़ा है अब विवादों में है। वाराणसी में नया धार्मिक विवाद। मर्दाना इमामबाड़े से पर्दा हटा। दुर्गा कुंड का प्राचीन कुआं मिला। हिंदुओं की आस्था पर कब्जे का खेल। ये तस्वीरें वाराणसी के मर्दाना इमामबाड़े की हैं, जहां सालों से ढका प्राचीन कुआं आखिरकार अब सामने आ गया है। पर्दे के पीछे और लोहे के रॉड्स की आड़ में ढका ये कुआं हिंदू आस्था की गवाही देता है। जब इमामबाड़े में पर्दा हटा तो सनातनी सच भी सामने आ गया। यहाँ पर पर्दे के पीछे प्राचीन कुआं मिला, और एक बार फिर विवादित इमामबाड़े के मामले ने तूल पकड़ लिया। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि धार्मिक संस्कारों का केंद्र था। यहाँ मुंडन संस्कार होते थे, लोग आस्था के साथ इस कुएं पर आते थे, यानी ये जगह मूल रूप से धार्मिक स्थल थी। लेकिन समय के साथ इस पर कब्जा हुआ और इमामबाड़ा खड़ा कर दिया गया। दुर्गा कुंड में पहले ही कुएं के अस्तित्व को लेकर दावा हो चुका था। अब मर्दाना इमामबाड़े में मिला ये कुआं हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत कर रहा है।
लोग कह रहे हैं कि यहाँ दुर्गा कुंड मंदिर था, जहाँ हिंदू आस्था और परंपरा से जुड़ी रस्में निभाई जाती थी। तो आज के लिए राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात नई खबरों और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH